दोस्तों, जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो हम बात करते हैं रेलवेज की, हम बात करते हैं बिल्डिंग्स की, हम बात करते हैं ट्रैक्स की, हम बात करते हैं सड़कों की, सीमेंट की, स्टील की, हर चीज की। हम एक चीज को शायद मिस कर जाते हैं, जिसको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की, वो है टावर्स। और टावर्स किस किस तरह यूज हो सकते हैं, किस किस सेगमेंट में यूज हो सकते हैं, इस पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसी कंपनी की जो बहुत सारे सेक्टर्स में टावर्स का काम कर रही है, ईपीसी का काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो की डिमांड आई थी आप लोगों के द्वारा, जहां मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आप लोगों के कमेंट को मैं पर्सनली रीड करता हूं, एक एक कमेंट को रीड करता हूं। आपको मालूम है, एकमात्र चैनल ऐसा जहां पे हर आदमी को रिप्लाई मिलता है। खराब कमेंट हो तो उसको रिप्लाई मिलता है, अच्छा कमेंट हो तो उसको रिप्लाई मिलता है, क्योंकि अगर आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है आपको रिप्लाई देना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, शेयर का नाम जानने से पहले प्लीज एक लाइक प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं ऐसे ही कंटेंट लाने के लिए। चैनल पे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट मौजूद है गाइस। अभी यूनिटेक के ऊपर वीडियो डाला है, राउंडिंग बॉटम के ऊपर वीडियो डाला है। हर संडे या सैटरडे में से कोई एक दिन चूज किया आपको सिखाने के लिए। एक सिखाने वाली वीडियो जरूर आएगी, तो संडे को एक वीडियो आने वाली है जहां पे आपको फिर से एक ऐसा इंडिकेटर सिखाने वाला हूं जो बहुत ही कमाल का है और जिसके ऊपर लाखों की फीस आप पे करते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ चैनल के ऊपर ही आपको सब कुछ मिलने वाला है, पूरा कंटेंट। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर में सालासर टेक्नोलॉजी की। सालासर टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर सालासर पे वीडियो चाहिए, तो ये रहा आपका वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ, सालासर टेक्नोलॉजी अगर इंटरेस्टिंग है तो क्यों है, खराब है तो क्यों है, क्या चीज़ इसमें रेड फ्लैग्स हैं, क्या इसमें ग्रीन फ्लैग्स हैं, अगर हमें लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, किस वजह लेना चाहिए, और कहाँ पे कौन से लेवल्स है जहाँ पे हमें इस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और कहाँ पे हमें टारगेट्स को बुक करना चाहिए। और ये सब चीज़ें मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहाँ टारगेट लगाया जाता है, और किस इंडिकेटर के माध्यम से हम यूज़ करेंगे अपने फेवरेट सेटअप्स को। पहले बात करते हैं हम इस कंपनी की जो 2006 में बनी है, और ये इंजीनियरिंग की कंपनी है। कंपनी क्या करती है? इट इज़ इनटू टावर मैन्युफैक्चरिंग। Salasar Engineering Limited has emerged as the fast-growing steel structure manufacturer and EPC infrastructure company providing services across telecom, energy and railways. टेलीकॉम, एनर्जी एंड रेलवेज, यही वो तीन सेक्टर हैं जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। यही वो तीन सेक्टर हैं जिसके ऊपर हिंदुस्तान इस समय आंखें गड़ा के बैठा हुआ है। यही वो सेक्टर हैं जहां पे सरकार का पूरा पूरा रुझान दिखाई दे रहा है। तो एक ऐसी कंपनी जो तीनों सेगमेंट को, टेलीकॉम को, एनर्जी को, रेलवेज को कैटर करती है और इसके लिए काम करती है। और क्या काम करती है, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। रीड मोर। ये भैया देखिए, कमाल की चीज है। टेलीकॉम टावर्स के लिए काम हो रहा है, पी फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स के लिए काम हो रहा है, ईपीसी प्रोजेक्ट्स रेलवे के लिए किए जा रही है, रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे के डब्बे बनने में, रेल चलाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो करना पड़ेगा ना। ईपीसी प्रोजेक्ट्स फॉर ट्रांसमिशन लाइंस, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, सब के लिए कंपनी काम करती है। टेलीकॉम टावर सप्लाई हुए 50,000 से ज्यादा, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1,15,000 MTPA है। पावर ट्रांसमिशन लाइन्स एग्जीक्यूट की 702 किलोमीटर की, रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन की गई 588 किलोमीटर की। ये पूरा एक जैकपॉट प्रोजेक्ट है, समझ लीजिए। ये हिंदुस्तान के इंफ्रा की रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ मुझे इस कंपनी के अंदर बड़े कमाल के फ्यूचर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे इसको और देखने की कोशिश करें तो कमाल की बात क्या है कि कंपनी 91% जो बिजनेस है वो इंडिया से करती है, और एक्सपोर्ट में 9%। एक्सपोर्ट कहाँ का करती है? पैन इंडिया प्रेजेंस के बाद में कंपनी 25 से ज्यादा नेशंस में एक्सपोर्ट करती है। वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, नेपाल, म्यांमार। बड़ा जबरदस्त प्रोफाइल है इस कंपनी का, बड़ा जबरदस्त। तो कहाँ, जहां हम यहाँ काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस शेयर में मुझे इरकॉन जैसी स्मेल आ रही है। मैं इरकॉन की तरह इस कंपनी को देखना पसंद कर रहा हूँ कि ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, मेरे वॉच लिस्ट में कम से कम होनी चाहिए। लेना या नहीं लेना आपकी मर्जी है, इसको पूरा जाके देखना बहुत कमाल का है। इसके जो क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स के ऊपर नजर डाल के देखिए। एयरटेल, ह्यूआई, जियो, बजाज, अदानी सोलर, एल&टी, टाटा, जिंदल स्टील, अमेरिकन टावर एटसेट्रा। भैया कमाल है। ऑर्डर बुक देखिए, FY24 में डोमेस्टिक ईपीसी ऑर्डर्स थे 1,000 करोड़ के, एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे 211 करोड़ के, हैवी स्टील के ऑर्डर्स थे 130 करोड़ के, टेलीकॉम के 37 करोड़ के, रेगुलर मंथली ऑर्डर मिलते 30 से 35 करोड़ के टेलीकॉम टावर्स के रेगुलर। तो टेलीकॉम हमारे देश में फटने वाला है। 5G, 6G, 7G, सब 8G, 9G सब आने वाले हिंदुस्तान के अंदर में। इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है मोबाइल फोन्स का, सबसे बड़ा कंज्यूमर है डेटा का। तो यहाँ पे जब डेटा की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को हम मिस नहीं कर सकते। ये आपके वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। शानदार कंपनी दिखाई देती है। कंपनी का कोलैबोरेशन भी है। कंपनी इज कोलैबोरेटेड विद द वर्ल्ड्स लीडिंग कंसल्टिंग जायंट रैम्बल फॉर टेक्निकल डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ देयर टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, मोनोपोल्स, पोल्स एंड स्मार्ट पोल्स। मतलब ये जबरदस्त है कंपनी भैया। और भी बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हैं, जाके पढ़ लेना। इसमें ज्यादा फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये होमवर्क आपका है, ये आपको जरूर पढ़ना है, और ये सब फ्रीली अवेलेबल है Skinner.in के ऊपर में। अब कंपनी के ऊपर हजारों करोड़ के तो ऑर्डर मिले हुए हैं।
मार्केट कैप है 3790 करोड़ की, 346 करोड़ का डेट है, इसको इग्नोर कर दीजिए। फेस वैल्यू 1 रुपए की है, मतलब 1 पेड पे ये भाव कम से कम 1200 रुपए का भाव इसका मतलब ऑलरेडी है। बुक वैल्यू 13 रुपए के आसपास की है। स्टॉक का पी 84 का है, इंडस्ट्री का पी 22 का। स्टॉक पी के हिसाब से कंपनी थोड़ी महंगी दिखाई देती है, थोड़ा सा रेड फ्लैग कह सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% के आसपास, आरओई 11.9% के आसपास, विच इज फेयरली प्राइस मेरे हिसाब से, मुझे ये समझ में आती है। पीएनएल देखने की कोशिश करते हैं, पीएनएल क्या कंपनी काम कर रही है। सेल्स पे सबसे पहले नजर डालेंगे। किसी भी कंपनी को देखने के लिए आपको पहले ये देखना होता है सेल्स है कि नहीं है। 2012 में जब कंपनी का 108 करोड़ की सेल्स थी, वहीं 2023 में आते आते वो 10 टाइम्स होगी, 1005 करोड़ के आसपास की सेल। और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ से पिछले बीते 12 महीने के अंदर में 1073 करोड़ के ऑर्डर हैं। प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है 9 से 10% के आसपास में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 40-45 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ईपीएस पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बुक्स में इसको कहीं ना कहीं ग्रीन टिक मिलता है, रेड फ्लैग बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर क्वार्टर्स की बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी सही काम करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 करोड़ से 25 करोड़ के आसपास में कंपनी का लगातार घूम रहा है, ये इंक्रीमेंटल है, अच्छा है सब चीजें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा है। नेट प्रॉफिट की बात करें 9-10 करोड़ के आसपास का कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट कर रही है, तो प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है, शानदार है। इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं तो इन्वेस्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर के पास में 63% स्टेबल है, वो माल नहीं बेच रहे हैं। एफआईज के पास में 9% के आसपास है, वो स्टेबल है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें नदारद हैं। पब्लिक के पास 27-28% के आसपास इक्विटी है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर चाहेगा, जैसे धंधा आएगा प्रमोटर हो सकता है अपनी इक्विटी बढ़ाए, हो सकता है एफआईज आपको इसमें दिखाई देने लगे। ये है हमारे पास में दिसंबर के क्वार्टर तक का। तो दिसंबर के क्वार्टर में क्या इसमें बाइंग हुई है, अब ये देखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं चार्ट के ऊपर में और समझते हैं कि ये बाइंग कौन कर रहा है। क्या मैं और आप ये बाइंग कर रहे हैं? जी नहीं। पिछले 2 महीने से अगर देखेंगे नवंबर दिसंबर से, तो ये कहीं ना कहीं बाइंग जो है ये बड़े इंस्टीट्यूशंस की आती दिखाई दी। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आएंगे तब पता लगेगा कि भैया ये इंस्टीट्यूशन शायद प्रेजेंस थे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या एफआईज ने इसमें एंट्री मारी है, पक्का आपको दिखाई देगा। काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद में, ये अच्छी खासी कंसोलिडेशन 2 साल की कंसोलिडेशन के बाद में, एक रैली के बाद कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन के बाद में जब ऐसा पैटर्न दिखाई देता है तो ये बुलिश पैटर्न होता है, और ये ब्रेकआउट हमेशा बुलिश ब्रेकआउट ही देखे जाते हैं। तो यहाँ पे अब बाजार में बहुत मुश्किल से स्टॉक ने 30 रुपए के आसपास के हर्डल, 30 से 40 रुपए का जो हर्डल था, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में सीधे सीधे 60 के ऊपर भी निकल गई कंपनी, 120 के आसपास आ गई है। अगर 120 के आसपास कंपनी आ चुकी है तो फिबोनाची के और लेवल्स क्या निकल के आते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं वो नेक्स्ट पड़ाव है 150 रुपए, 200 रुपए और 250 रुपए के आसपास, 240 रुपए के आसपास का ये पड़ाव यहाँ दिखाई देते हैं। और भी ज्यादा कंपनी जा सकती है, जैसे जैसे ऑर्डर मिलते रहेंगे वैसे वैसे कंपनी के ऊपर प्रॉफिट आते रहेंगे, वैसे वैसे सेल्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी और नए ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, कंपनी और अच्छी हो सकती है। फिर कह रहा हूँ बाइंग सेलिंग की टिप्स नहीं है, रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एजुकेशन है, समझ रहे हैं ये कंपनी क्यों दिखाई दे रही है। 5/13 के ब्रेकआउट पे कंपनी चल रही है, काफी अच्छी मंथली कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरा तो पहला स्टॉप लॉस तो यही है, अब ये बहुत दूर रहता है। तो छोटा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? छोटा स्टॉप लॉस यहाँ आता है कम से कम 80 रुपए के आसपास में। तो ये स्टॉप लॉस अगर मुझे लेना है, हालांकि 2 महीने से काफी अच्छी बाइंग हुई है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है, वॉल्यूम ने इसको ट्रिगर किया है, तो सेल्स भी ट्रिगर होती हुई यहाँ दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे ओवरऑल सही दिखाई दे रहा है। आप अपना स्टॉप लॉस अगर प्लान करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं ना कहीं 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस प्लान करना ही पड़ेगा। अब 120 रुपए के नीचे आपको 100, 110 रुपए, जितना आप कंजर्वेटिव होना चाहें उतना एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, बाकी खुला छोड़ सकते हैं। बाकी फाइनली अगर हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना है तो टीटीसी से बात करते हैं। टीटीसी ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, जो मेरा अपना खुद का इजाद है, खुद की इनोवेशन है, 20 साल की मेहनत इसमें डाल दी मैंने। अब यहाँ पे सालार सर को मैंने स्टडी करने की कोशिश की, तो सालार का सर का जो ब्रेकआउट है वो 120 रुपए के आसपास में अभी वो हर्डल के पास आके अटक गया। 100 रुपए, 110 और 100 रुपए के आसपास में यही मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा, स्टॉप लॉस रेंज रहेगी। 120 के ऊपर स्टॉप चलता है, 130, 140, 150, ये तो इमीडिएट स्विंग के टारगेट्स मुझे दिखाई देते हैं इसके हिसाब से। बट बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। तो फिर कह रहा हूँ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बता रहा हूँ कि कंप्लीट सेटअप पे किसी भी शेयर को कैसे एनालिसिस किया जाता है। वो तो एक और बात, जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ उस दिन भाव कुछ और होते हैं, और जब वीडियो आपके पास जाती है 2-3-4 दिन लेट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट होता है। कंटेंट को शूट किसी दिन किया जाता है, डलता किसी और दिन है, तो भाव के ऊपर मत जाइए। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कोई टिप नहीं दे रहा हूँ कि कल आपको माल खरीदना ही खरीदना है। मैंने ऊर्जा ग्लोबल की वीडियो बनाई जब 14 रुपए के आसपास का उसका भाव था, 10 दिन पहले वीडियो बनाई थी, आज वो 24 रुपए पे लगातार अपर सर्किट चल रहा है ना। तो मुझे नहीं पता था अपर सर्किट हो जाएगा। यूनिटेक की वीडियो बनाई है, यूनिटेक को आप देख रहे हैं वो भी अपर सर्किट पे चल रहा है, मुझे नहीं पता था वो अपर सर्किट होने वाला है। मैं सिर्फ एक स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ, अच्छा है बुरा। आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको पसंद आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, किस और स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। जैसे सालार सर, मैंने आप ही के कमेंट में से चूज किया है कि सालार सर के ऊपर वीडियो बनानी है, मुझे भी अच्छा खासा स्टॉक मिल गया आप लोगों के कमेंट की वजह से। तो कमेंट करना मत भूलिए प्लीज, और दोस्तों से वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। मैं मिलता हूँ किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहे, स्टे इन्वेस्टेड, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।